ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? हमने लास्ट क्लास में हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में कवर किया था। क्या होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस? यानी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की एक पॉलिसी थी। ठीक है, कि यानी कि इंटरनेशनल कि ताकि हमें मालूम है कि हमारी कंट्री दूसरे कंट्री से कम्प्लीटली आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। when one country is completely dependent on the other, so in that case we need a certain kind of institution। तब हमें एक टाइप के, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमें एक टाइप के इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की नीड होती है। सो इट्स ऑब्जेक्टिव that is international economic institutions का the main objective is to frame a policy। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, हमें ये देखो एक आइडिया, ठीक है, एक आइडिया ही हमारे काम को एनहांस करेगा, ठीक है, उसे और लेके जाएगा आगे, और एक हमारे आइडिया ही हमारे वर्क को क्या करेगा, आगे तक उसे सक्सेस तक की स्टेज तक लेके जाएगा। अगर आपने वो आइडिया अच्छे से फ्रेम नहीं किया, इट मीन्स आपने उस पॉलिसी को अच्छे से फ्रेम नहीं किया। देखो एक तो पॉलिसी को बनाने में टाइम लगेगा, और आपने देखो आपने क्या सोचा कि मुझे ना, ठीक है, मैं मेरा मुझे ना क्या करनी है, मुझे दोबारा स्टडी करनी है, लेकिन आपने ये दिमाग में अपनी पॉलिसी को बनाया, लेकिन आपने ये चालू ही नहीं किया, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो क्या ऐसे काम चलेगा? इसका मतलब क्या है कि उसी तरीके से हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में भी हमें पॉलिसीज को बनाना पड़ता है। हमारे मन में सिर्फ पॉलिसीज को फ्रेम करना, इंडियंस लोग बहुत जाने जाते हैं कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन वो इस तौर पे भी जाने जाते हैं कि वो अपने आइडियाज को यानी कि सक्सेसफुली लीड नहीं करते। तो हम सब ने मिलके क्या डिसाइड किया कि हर जो कंट्रीज हैं वो आपस में मिलके एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को क्या करेंगी, स्टार्ट करेंगी। सो इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन policy making for which institution are needed। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का पार्ट कवर किया था। इतना पार्ट मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ये भी हमारा इतना पार्ट कंप्लीट हुआ था। ठीक है, जिन्हें कोई भी डाउट है सो प्लीज वो इससे पहले वाली वीडियोस को आप देखिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से बेटर वे से ये चैप्टर समझ में आएगा, और इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट वाला पार्ट हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, सेकंड पेज तक हमारा कंप्लीट था। तो मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, एन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम रेफर्स टू द कस्टम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो you have to obey the rules and the regulations। एक सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशन है, जहां कहीं भी आपके पास एक सिस्टम आता है, इंस्टीट्यूशन आता है। यहाँ देखो हमारी एक फैमिली में और एक हम जो एक इंस्टीट्यूशन में, सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है बताओ? कोई बताओ कि हमारे मतलब अगर हम एक फैमिली बोलते हैं और एक हम सिस्टम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, क्या डिफरेंस होता है? देखो आप वो भी मालूम है कि आपके जब कॉलेज स्टार्ट हुए थे, या फिर आपने भी एक मतलब 6-7 महीने पहले आप जब गए थे, ठीक है, सुबह आपकी क्लास होती थी, आपकी एक टाइम पे खत्म हो गई, फिर उसके बाद आप लोग एक घर चले गए, यानी कि आपने उस संस्था के, ठीक है, कानून के, उसके नियमों का क्या किया, पालन किया। तो लेकिन हमें फैमिली में ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमारे रूल्स को अगर हमने फॉलो भी नहीं किया तो कोई हमें स्ट्रिक्ट, हमारा कोई लॉस नहीं होता, ठीक है, हमारा कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो वही चीज हमने सभी कंट्रीज ने मिलके डिसाइड की कि दैट इज देयर इज अ need of an hour to create a certain kind of the institutions like the customs,
rules, regulation and the instruments which are used to facilitate the international payment, जो कि international payments को facilitate करने के लिए काम आती है। यानी कि हमें क्या करना है, अब आप देख रहे हो ना कि बाहर हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके वर्क कर रहे हैं, वहां के लोग यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो एक क्या इट मीन्स कि ये दो गवर्नमेंट्स के बीच की डीलिंग होती है, दो गवर्नमेंट्स के बीच का है। ठीक है, एक बार यहाँ तक हमने कल अपने प्रीवियस वीक में इतना कवर किया था। अब यहाँ देखिए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब क्या था हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1944 में जब हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी कि जब हमारे पास दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, countries 44 countries, so please remember it, the 44 countries brought together at Bretton Woods in US। क्या हुआ था कि देखो मेन क्या होता है, लड़ाइयों से क्या होता है, ठीक है, देखो लड़ाइयों से हमारी एक कंट्री में भी और दूसरी कंट्री के बीच में भी, उससे क्या होगा, ना तो एक कंट्री आगे बढ़ पाएगी ना दूसरी कंट्री आगे बढ़ पाएगी। तो यही डिसीजन हुआ कि जब 1944 में या फिर 1945 के एंड में जब हमारा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तब यूएस में बाकी सभी कंट्रीज ने ब्रिटेन वुड्स में एक क्या की, सम्मेलन की सभा की। वहां पर डिसाइड किया गया, क्या डिसाइड किया गया कि अब एक टाइम आ गया है कि अब हमें इस फाइट को छोड़ के आगे बढ़ना है और हमें एक ऐसी संस्था का पालन करना है या हमें उसे ऐसा इम्प्लीमेंट करना है कि हम आगे चल के वो आसपास यानी कि जितने भी हमारी सारी मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको हेल्प कर सके। ठीक है, सो 44 countries brought together at Bretton Woods in US to discuss। They negotiated on 27 December 1945। ये 27 दिसंबर 1945 को नेगोशिएट हुई थी। क्या मतलब है, उन्होंने प्लीज रिमेम्बर द डेट, आपके एग्जाम पे यही डेट भी आती है, ठीक है, ईयर तो एटलीस्ट लर्न कर ही लेना। ठीक है कि 1945 में उन्होंने नेगोशिएट किया था दैट क्या कि वी हैव आईएमएफ। देखो आईएमएफ होगा और हमारे पास क्या होगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज आईबीआरडी। लेकिन आज हम आईबीआरडी को एक वर्ल्ड बैंक का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में वर्ल्ड बैंक सेटअप नहीं हुआ। ठीक है, और ध्यान रखना क्वेश्चंस में एमसीक्यू में बहुत बार आता है क्वेश्चन कि ब्रिटेन वुड ट्विंस कौन से होते हैं। ब्रिटेन वुड ट्विंस हमारे पास दो हैं, कौन कौन से, एक तो आईएमएफ एंड सेकंड आईबीआरडी। बच्चे ने बहुत कंफ्यूजन की कि उन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर टिक किया था, नहीं, पहले स्टार्टिंग में वर्ल्ड बैंक हमने सेटअप नहीं किया, हमने अली इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आईएमएफ को सेटअप किया और हमने आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, देखो ये बैंक क्या था, इन दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके आईएमएफ के बारे में और आईबीआरडी के बारे में वन बाय वन हम इन्हें स्टडी करेंगे। ठीक है, IBRD now it is the part of the World Bank। I have written this statement in brackets, so please ठीक है अंडरलाइन है। ठीक है, आप जब नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आप अंडरलाइन कर लेना अच्छे से कि वर्ल्ड बैंक का आईबीआरडी अब एक हिस्सा है। ठीक है, अब हमारे पास वर्ल्ड बैंक एक ब्रॉड कंसेप्ट है, एक ब्रॉड इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारे पास 5 अलग अलग मेजर जो इंस्टीट्यूशंस लाई करते हैं। सो वी हैव द आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम and the International Bank for Reconstruction and Development, that is the IBRD। So now these two institutions are called Bretton Woods twins। ठीक है, इन दोनों institutions को हम Bretton Woods twins कहते हैं। अब ध्यान रखना टुडे इंडिया आज आईएमएफ, देखो स्टार्टिंग में क्या था, देखो स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ मैंने लिख दिया ना कि 44 कंट्रीज ही क्या थी उसका मेंबर यानी पार्ट थी। हमारे आईएमएफ का स्टार्टिंग में खाली 44 कंट्रीज ही हिस्सा लेने के लिए आए थी कि हम उसका एक पार्ट बनेंगे।
लेकिन टुडे इन बोथ, आज हमारे पास 188 मेंबर कंट्रीज हैं, ध्यान रखना। टुडे इन बोथ वी हैव 188 मेंबर कंट्रीज, ठीक है। हमारे पास मेंबर कंट्रीज अब कितनी बढ़ गई हैं, क्योंकि आईएमएफ से हम सभी कंट्रीज को, जो उसकी मेंबर कंट्रीज है, उन्हें बेनिफिट्स होने लगे। सो नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएमएफ, आईएमएफ के कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखो, मेन क्या होता है, आईएमएफ आपको ऐसे ही लोन नहीं देगा, ठीक है। हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई थी 1991 में। आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ पहले हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की कंडीशंस को एनालाइज करता है। तो उसने ये देखा कि अच्छा ये इंडिया है, इंडिया में ठीक है स्टार्टिंग में क्या था कि क्लोज्ड इकोनॉमी, उसको ओपन इकोनॉमी। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है? देखो आईएमएफ क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएमएफ वर, आईएमएफ के मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ वर, नंबर 1, टू फैसिलिटेट द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या रखना है, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो अगर हमारे पास मनी में क्या होगा, यानी अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, हम यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी इकोनॉमी को कैसे आगे रन करेगी? इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की उनको सैलरी पे करनी होती है, इतने मतलब उनको पेंशन्स पे करनी है, ठीक है, लेकिन कहीं इन्वेस्टमेंट भी करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मतलब आगे करना है, और फिर उनको न्यू इंस्टीट्यूशंस की एस्टैब्लिशमेंट करनी। तो इन सब के लिए हमारे पास यानी कि मनी की रिक्वायरमेंट है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएमएफ, नंबर 1 इज टू फैसिलिटेट द मॉनेटरी स्टेबिलिटी। लेकिन आईएमएफ आपको कभी भी बिना किसी, ठीक है, शर्त के या बिना किसी आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के आपको लोन नहीं देगा। ये एक आप एक इसको एक एज अ आईएमएफ की कंडीशन लगा लो। क्या आईएमएफ को देता है लोन, कंट्री को आईएमएफ लोन देता है, लेकिन आईएमएफ तब देगा कि जब वो ये देखेगा कि क्या इसकी रीपेमेंट कैपेसिटी है, और क्या अगर आईएमएफ को लगता है कि ये जो कंट्री है ये हमारी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर जो कि हम कंडीशनैलिटी रख रहे हैं उसे वो फुलफिल नहीं करे, तो हम इसको एक तौर पे कंडीशनैलिटी भी बोल सकते हैं कि वो लोन देगा तो वो तभी देगा कि जब तक हम उसकी यानी कि बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो एक मेन रोल है, लेकिन आईबीआरडी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आईएमएफ आपका क्या है, आईएमएफ आपको एक आपका एडवाइजर भी है, ध्यान रखना कि आपको आपके इकोनॉमिक के बारे में क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, फिर उसका रिजल्ट निकालेगा, देखेगा कि ये गलतियां हुई, फिर हमें आगे चल के अपने इकोनॉमिक में, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में ये सुधार लेके आना है। अगर वो कंट्री एग्री करती है, ठीक है, तब वो जाके आईएमएफ उनको लोन देगा। इंडिया ने कब लिया था बताइए? इंडिया ने 1991 में, कि जब हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, ठीक है, इंडिया ने तब लिया था। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएमएफ, नंबर 1 टू facilitate the monetary stability and the second to promote the exchange rate stability। यानी कि एक्सचेंज रेट, देखो मेन क्या होता है कि जो हमारे एक्सचेंज रेट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है, कि आज एक जो रेट है, ठीक है ना, कि वो 60 रुपीज में हमें मिल रहा है और हमें अगले ही दिन वो 100 रुपीज का मिल रहा है। तो इन सब चीजों के बीच में क्या होती है कि हमारे पास जो हमारा ट्रेड है, दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेडिंग होती है, जो बाइंग एंड सेलिंग है, वो हमारी बहुत ज्यादा क्या होती है, अफेक्ट करेगी। सो उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला गया कि मोर और लेस अगर 60 है तो उसे 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, आपका डायरेक्टली 100 पे नहीं आएगा, ठीक है। सो आईएमएफ ने क्या किया, यानी कि एक तो उसने एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करने का क्या क्या कोशिश की। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएमएफ वर, नंबर 1 टू फैसिलिटेट द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को फैसिलिटेट करना, सेकेंड टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यानी कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को भी प्रमोट करना, ठीक है। ये मैंने
इसके लिए ये कुछ क्या है, एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्या होंगे कि आईएमएफ के कंसेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे। तो बैंक विल नॉट हैव मनी, ठीक है, एंड वी हैव मनी, बट मेन क्या था कि देखो हमारे पास क्या हो जाता है कि देखो बैंक के पास तो मनी नहीं है, ठीक है, हमारे पास मनी, ठीक है, हमारे पास हमारे बैंक में मनी है, लेकिन हम उस मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो लाइक किस टाइप से हमें जो एक ऐसी सिचुएशन हमारी गवर्नमेंट के पास थी, क्या थी कि आईएमएफ हमें पैसा देगा लेकिन हम उसे अभी विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसको अभी नहीं ले सकते, लेकिन हम उसे फिर कब लेंगे, ठीक है, जब तक हम उसकी कंडीशनैलिटी को फुलफिल नहीं करते। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू दी, ठीक है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। द मेन चीज आपके पास देखा जाए तो ये सेकंड पॉइंट है ना, ये एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का, ये सीधा का सीधा पॉइंट आपके फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करता है, क्योंकि आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। तुम दो कंट्रीज के बीच में क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, आप एक बार और रिपीट कर दीजिए। ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? यस मैम। मैं दोबारा बोल देती हूँ। देखो यही चीज मैंने लिखी है यहाँ पर कि हमारे पास जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी यानी कि जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है वो कंप्लीटली हमारी फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि वो कंप्लीटली हमारी मॉनेटरी स्टेबिलिटी से क्या करती है, रिलेट करती है। तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू दी मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ठीक है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। हम उन्हें उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों सेपरेट नहीं कर सकते हम उनको एक दूसरे से, क्योंकि स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हमारे पास यानी मनी का स्टेबल होना, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स को रिमूव करना। सो एक्सचेंज रेट में भी वही सेम चीज होती है, एक्सचेंज रेट में भी तो हम जो हमारी यानी फ्लक्चुएशन है, जो अप्स एंड डाउन्स है, हम क्या करते हैं, उनको रिमूव करते हैं। So to facilitate the multilateral payment by eliminating the foreign exchange restriction, the main is here to promote the exchange rate stability. We have to remove or eliminate the restriction. देखो हम कभी भी प्रॉब्लम्स को ना खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, हम उन्हें कम कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो उसी तरीके से हमारे आईएमएफ ने देखा कि हम रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, हर कंट्री रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। अभी जैसे इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है ना, कि हमने क्या सोचा कि हम चाइना के गुड्स को नहीं लाने देंगे, तो ये सब कुछ ये क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। पब्लिक चाहती है कि गवर्नमेंट और रिस्ट्रिक्शंस को लेके आए, लेकिन हम ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं तो हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना होगा। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया कि हमें सभी जितनी भी सारी फॉरेन एक्सचेंज की रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें हमें एलिमिनेट करना है। सो फैसिलिटेट द मल्टीलेटरल पेमेंट को फैसिलिटेट करना है बाय एलिमिनेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो कोई भी बाहर की फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें एलिमिनेट करके, उन्हें कम करके, ठीक है। अब मेन बात आती है कि देखो अब आपके पास है, आप कंट्री है, ठीक है ना, आपकी अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट कंट्रीज अगर आईएमएफ का मेंबर बनती है तो जो आईएमएफ के रूल्स होंगे, जो आईएमएफ ने मतलब की रिस्ट्रिक्शन क्या कम करनी, कितना सब कुछ है, वो आपके मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको उन रूल्स को फॉलो नहीं करना है तो आप आईएमएफ के मेंबर नहीं बनोगे। तो धीरे धीरे जो भी सारी की सारी कंट्रीज थी वो आईएमएफ का मेंबर बनती रही और उन्होंने देखा कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये कोई भी, ये एक आईएमएफ आपके लिए एक एडवाइजर है, आपकी को अच्छे से जज करता है, देखता है और आपको एक बेस्ट एडवाइस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मेन बात आती है कि आईएमएफ आपको पैसा कैसे देगा। देखो ये चीज बहुत मेन चीज है,
आईएमएफ में देखो, आईएम जब एक कोई इंस्टीट्यूशन होता है तो उसे कोई ना कोई चलाने वाला होगा, तो उसी तरीके से आईएमएफ को भी रन करने वाले हैं। अब मेन चीज है, उन्हें रन कौन करेगा आईएमएफ को? वही रन करते हैं जिनके पास क्या होगी, मनी होगी, यानी कि जिनके पास क्या होगा, पैसा होगा। ठीक है, यानी कि अगर उनके पास मनी है, उनके पास पैसा है, तभी आप आईएमएफ को रन कर पाओगे। सो आईएमएफ डू नॉट गिव मनी इन डॉलर टर्म, ध्यान रखना, आईएमएफ आपको ऐसे नहीं देगा। आईएमएफ कहता है कि ठीक है, हर मेंबर कंट्रीज हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट हमें देंगी। ठीक है, कि मान लीजिए आज अगर हम करंट की बात करते हैं तो 188 मेंबर कंट्रीज हैं आईएमएफ में, आता है एग्जाम में। ठीक है, आईएमएफ की इतनी मतलब कि मैम हाँ जी बोलिए। मैम पिछली बार हमने पढ़ा था तो 189 मैम बता रही थी, हमारे बुक में भी 189 ही मेंबर बता रहे, तो फिर 88 कैसे हो सकते हैं? 188 मतलब एक दो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है बाबू, बुक के हिसाब से आप ये हो, एक दो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ये मेंबर कंट्रीज होती हैं। क्योंकि हर साल अगर आप ये देखिए, मान लीजिए कि इस साल में एक दो मेंबर कंट्रीज आपकी ऐड हो गई होंगी, ठीक है ना, एक और दो इंक्रीज डिक्रीज ऊपर नीचे हो जाएगा, चलेगा। ओके अगर एग्जाम में अगर मैम अगर मल्टीपल चॉइस में आ गया कि 188 है या 189 तो हम क्या करेंगे? तो आपको मैं लिस्ट बना के दूंगी, ओके मैम। तो आपकी लिस्ट प्रिपेयर होगी। यही तो मेन चीज है, एग्जाम से पहले हमें करंट का देखना पड़ता है। अभी तो मैं आपको फिलहाल जो बुक में लिखा हुआ है वो बता रही हूँ। हमारे ओके पास मैम। मेंबर कंट्रीज हैं, कौन सा डेट ऑफ मतलब मेन ईयर है, वो सब कुछ देखना पड़ेगा। मैं आपको उसकी लिस्ट प्रिपेयर करके दूंगी, और वो भी एग्जाम आपके जैसे मार्च में होंगे तो जैन तक का, 2 महीने पहले का। ओके मैम। ठीक है, तो जैन तक में कितनी, उस टाइम तक आपके मेंबर कंट्रीज कितनी थी, ये वर्क करना पड़ता है। ये आपको मैं प्रिपेयर करके दूंगी, डोंट वरी। और ये एक ही टॉपिक का नहीं होगा, ये सभी टॉपिक्स का दूंगी, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो अभी तक फिलहाल हर बुक्स में 188 है। अब जो न्यू बुक्स आपने ली होंगी, इस साल आई होंगी पब्लिश होके, तो उसमें 189 आ गया होगा। नो मैम ये पिछले साल के ही है मैम, हाँ इसका तो उसमें मैंने इस बार नहीं लिया था। हाँ तो 1-2 साल पहले की होगी, तो उसमें बाबू एक और, यानी कि एक और दो अप एंड डाउन होता रहता है। और मेन चीज क्या है कि अभी भी फिलहाल एक दो मेंबर, जो एक दो कंट्रीज हैं कोविड से के टाइम पर भी एड ऑन हुई हैं, अभी अभी तो हम उनके बारे में भी स्टडी करना है। ठीक है। ठीक है, अभी तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री समझा रही हूँ। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, हर इंस्टीट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, वो कैसे वर्क करता है, उन सभी के बारे में देखना है। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? नहीं, आगे देखते हैं। आईएमएफ मनी इन डॉलर टर्म्स, की जो आईएमएफ है वो आपको डॉलर के टर्म्स में पैसा नहीं देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आईएमएफ के पास कोई डॉलर है, यानी कि उन टर्म्स में आपको पैसा नहीं देगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। दे गिव इन स्पेशल राइट्स, यानी आपके पास एक स्पेशल राइट्स होते हैं, वो राइट्स होते हैं एसडीआर। एसडीआर बहुत बार एग्जाम्स में टर्म्स पूछी जाती हैं। आप कभी न्यूज़पेपर रीड करोगे, ठीक है, न्यूज़पेपर में कभी इकोनॉमिक्स टाइम को रीड करना। ठीक है, वो इकोनॉमिक्स टाइम में जो अलग अलग डिफरेंट टर्म्स होती हैं वो उसको समझना। तो देखा एसडीआर, ठीक है, तो एसडीआर होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। आज ये क्या होगा है आपके पास, ये आपके पास लेकर है तो आप इसे एज अ पेपर गोल्ड समझ सकते हैं। द राइट ऑफ विड्रॉल विद एवरी, ठीक है, कोई भी अमाउंट है या मेंबर अकॉर्डिंग टू देयर कोटा। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरा एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री का एसडीआर, ठीक है, जिस कंट्री का एसडीआर ज्यादा होगा, ठीक है, उसने स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यानी कि उस कंट्री ने ज्यादा आईएमएफ में क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है, तो उसका जो एसडीआर होगा वो ज्यादा होगा। तो आपकी जो विड्रॉल की जो राइट है कि आप कितने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, आप उतनी
जहां तक आपका क्या है कोटा है, जहां तक आपके पास है ये मेंबर है, इसे मेंबर कर लेना, ठीक है। तो राइट ऑफ द विड्रॉल विद एवरी मेंबर अकॉर्डिंग टू देयर कोटा, यानी कि मान लीजिए कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो यूएस से कम है, ठीक है, तो यूएस ने ज्यादा क्या किया है उसमें, ऑब्वियसली यूएस ने ज्यादा उसमें क्या किया, कंट्रीब्यूट किया है। आप उसे दे भी सकते हो पैसा, ठीक है, बाकी सभी सारी कंट्रीज ने मिलके क्या किया, एक वहां पर यानी कि अपना कंट्रीब्यूशन डाला, तो उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपका जो कोटा है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो उतने के अकॉर्डिंग आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। तो ईच मेंबर कैन बी असाइंड ए एसडीआर कोटा, यानी कि हर मेंबर को एक एसडीआर कोटा असाइन कर सकते हैं। तो ईच मेंबर कैन बी असाइंड ए एसडीआर कोटा। कंट्री कैन विड्रॉल अप टू एसडीआर लिमिट, सो प्लीज अंडरलाइन इट, ठीक है, आप उसको और लिख लेना। तो एक कंट्री है वो अपने सिर्फ एसडीआर की लिमिट तक ही विड्रॉल कर सकती है। अब इसका मतलब क्या है कि जितना आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना कंट्रीब्यूट करोगे, आप उतने ही, या आपकी एक लिमिट सेट कर दी गई है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप ये अपने लिमिट को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो कोटा है वो चेंज हो जाएगा, तो आपकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। कंट्री कैन विड्रॉल अप टू एसडीआर लिमिट, contribute to IMF beyond the quota, suggest better, ठीक है, कंडीशन। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास, क्योंकि अब इससे मेन कंट्रीज क्या करने की सोचेगी, आईएमएफ ने सोचा इससे कंट्रीज को इनिशिएटिव मिलेगा कि वो पहले कंट्रीब्यूट करे, पहले सेविंग करे, ठीक है। आपने आपने जितने तक सेविंग करोगे और आपका जो कोटा होगा, जो आपके पास जो लिमिट्स होगी, वो हर मेंबर कंट्रीज के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी। और फिर उसके बाद देखो आपको, देखिए, कंट्रीब्यूट करना है क्या, कम, और आपको फिर अपने उसी लिमिट के अकॉर्डिंग जो भी लोन होगा वो आपको मिल जाएगा। यानी कि हर मेंबर कंट्री ने इसी के अकॉर्डिंग क्या किया, डिसाइड किया। सो इफ इट कंट्रीब्यूट टू आईएमएफ बियॉन्ड द कोटा, सजेस्ट बेटर कंडीशन बीओपी सरप्लस, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सरप्लस था वो इससे क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इससे मेन जो कंट्रीज हैं, देखो, और मेन क्या होगा कि अगर उनके पास एक्सेस अमाउंट है तो वो आईएमएफ को दे सकते हैं, आईएमएफ को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आईएसआर ये भी एग्जाम में आता है कि स्पेशल ड्राइंग राइट, देखो हमने 1944 19 ठीक में, यानी कि 19 मेन जो आता है लिखा हुआ वो आता है 1945 में, हमने ब्रिटेन वुड की क्या हुई थी टर्म्स में आईएमएफ और आईबीआरडी को स्टैब्लिश किया। एक तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब एसडीआर कब इंट्रोड्यूस किया गया था, एसडीआर इंट्रोड्यूस्ड इन 1971। एक्चुअल में तो एसडीआर की जो मतलब कि ये इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये जो सजेशन था 1969 में आया था। लेकिन वही आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है, टाइम लगता है। हमने आज सोचा तो ऐसा नहीं है कि हमने आज डिसाइड किया तो वही काम कल हो गया, ठीक है। तो एसडीआर इंट्रोड्यूस हुआ था 1971 में। व्हेन इन 1972 वर्ल्ड इज चेंजिंग, ठीक है, कि जब वर्ल्ड चेंज हो गया था, कहाँ से, ये लाइन है यहाँ पर, वर्ल्ड चेंज हो गया था फिक्स्ड से फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स में, ठीक है। अब है डॉलर गेट डेप्रिशिएटेड इन 1995, ठीक है। क्या था पहले, यहाँ देखो, एक एसडीआर जो था 1.74 डॉलर के इक्वल था, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एसडीआर है, हमने ये 4 करेंसीज के बास्केट, ये जो एसडीआर है हमारा, ठीक, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, डिसाइड यही था कौन ज्यादा क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन उस उन समय यानी कि यूएस ने, अमेरिका ने, ठीक है, यूरो ने, येन ने, पाउंड, इन्हीं सभी ज्यादा क्या किए गए, कंट्रीब्यूट किए गए। क्या आपको यहाँ पे कहीं इंडियन रूपी नजर आ रही है, नहीं। सो
They said SDR value will be determined by the basket of the four currencies, यानी कि 4 करेंसीज के बास्केट के द्वारा, ठीक है, SDR की वैल्यू डिटरमाइन हो सकती है। तो दे सेड SDR वैल्यू विल बी डिटरमाइन, जो SDR की वैल्यू है डिटरमाइन होगी बाय बास्केट ऑफ 4 करेंसीज, यानी कि 4 करेंसी के बास्केट के द्वारा। These 4 करेंसीज वर, और ये कौन कौन सी 4 करेंसीज होती है? नंबर 1 यूएस डॉलर हुआ। यूएस डॉलर इट मींस इसमें ज्यादा देखा जाए ओवरऑल में से 44% का वेट हमारा यूएस का डॉलर का है। एंड देन यूरो डॉलर, ठीक है, दैट इज 34% का है। फिर उसके बाद येन का है 11% है, एंड देन पाउंड का है यानी 11%। तो यूज फॉर वेटेड, देखो ये हमारे पास क्या है, मोर लेस 44 का 45 43, ठीक है, 34 का ये मोर लेस हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन हमने एक लमसम के लिए लिया, हमने एक ऐसे, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यूज ली है, एंड एक्चुअल में ये ऐसा है कि बिल्कुल 11%, 10 पॉइंट में भी समथिंग है। तो हमने एक अपने आप को एस्टिमेशंस के लिए लिया है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो एसजीआर में हमारे पास 4 करेंसीज की बास्केट्स हैं। तो 4 करेंसीज की कौन कौन सी बास्केट्स हैं? दैट इज द यूएस डॉलर, यूरो, येन एंड पाउंड, ठीक है। नाउ SGR cannot use in own country, it's a paper, ऐसा नहीं। ये क्या होता है? SGR is a right, ये कोई आपके पास, हम ये कहते हैं कि आपके पास जितने ज्यादा SGR होंगे उतना ज्यादा ही क्या होगा, राइट्स होगा, ठीक है। देखा जाए एक्चुअल क्या है, जो कंट्री वहां पे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, और जो कंट्री लोन क्या है ले रही है उसे इंटरेस्ट भी पे करना है, और जो कंट्री क्या है लोन को क्या कर रही है, दे रही है, तो उसको इंटरेस्ट भी क्या होगा, रिसीव होगा। तो अल्टीमेटली ये एक यानी कि कंट्रीज के बीच का, इंडिया, अमेरिका, ठीक है ना, इन सभी कंट्रीज के बीच का क्या था, एक इंटरलिंक था कि हमें कोई भी अगर हमारी प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता है कि अभी आपने देखा हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या थी, क्या था, कोविड, ठीक है ना। अभी इसमें यानी कोविड के टाइम में हर कंट्री सफर कर रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या चीज आपके पास, यही जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस में कितने आपके एसडीआर लिमिट्स है, यही हमें बेनिफिट देगा। सो एसडीआर कैन नॉट यूज इन ओन कंट्री, एसडीआर हमारी कंट्री में, दूसरी कंट्री में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एसडीआर का हमारी कंट्री में क्या बेनिफिट है बताइए, क्योंकि क्या आप यानी कि जो हमारे यहाँ की जनता है उनसे क्या समझाओगे कि एसडीआर क्या होती है और उनको क्या करना है एसडीआर से, ठीक है। ये तो हमें ही पता है कि जब हम अपने यानी कि जब हम यानी कि गवर्नमेंट वहां से क्या करेंगी, रिलेट करेगी, लिंक करेगी, तो हमें भी क्यों पता है, क्योंकि हम इसे स्टडी कर रहे हैं। सो एसडीआर कैन नॉट यूज इन दी ओन कंट्री, इट्स अ पेपर, ये एक पेपर है, ये कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, एक पेपर है, उसपे आपके पास जितना आपका कोटा है, आपके लिमिट है, वो सब कुछ लिखी हुई है। इट्स अ पेपर टू मेक पेमेंट इन अदर कंट्रीज, ठीक है, कि मुझे अदर कंट्रीज को पेमेंट करनी है, एज दे आर बैंकेबल इन वर्ल्ड, क्योंकि हम इन्हें सिर्फ वर्ल्ड में ही बैंकेबल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका ना वर्क है, आपको अब मैं ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ आईएमएफ समझा रही हूँ, ठीक है। आज हम ये कंप्लीट कर लेते हैं स्ट्रक्चर में, फिर मैं आपको ये वर्क दूंगी कि आपको ये स्टडी करना है, बताना है कि डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर आज की डेट में कौन है, ठीक है। आप ये वर्क क्या मैम? हेलो मैम, मैम एक बार और रिपीट कीजिए, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हुई, पता नहीं चला आप क्या बोली। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? अभी नहीं आ रही है? मैं कितनी तेज बोल रही हूँ? नो मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है। यस मैम। अब देखो क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ द आईएमएफ,
इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, मैं ये बोल रही हूँ। अभी तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रही हूँ हिस्ट्री का। करंट के बारे में मैं आपको इसका होमवर्क भी दूंगी करने के लिए, ज्यादा बड़ा होमवर्क नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, करंट का देखना है कि इसमें, ठीक है, रिसेंटली कौन कौन मेंबर कंट्रीज बनी हैं, और आप में ये देखना है कि इसका एमडी कौन है। आज आई ये आपके एग्जाम्स में आता है कि आज की डेट में आईएमएफ का एमडी कौन है और स्टार्टिंग में आईएमएफ का एमडी कौन था। तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द आईएमएफ, आईएमएफ के स्ट्रक्चर में मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, क्या होता है, देखो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन किसी भी चीज को, काम को मैनेज कर रहा है, तो वो अकेले मैनेज नहीं कर सकता, मेन चीज तो ये है। हाँ, वो मेन रोल है, वो एक लीडर बन सकता है, वो क्या कर सकता है, लेकिन उसको किसी ना किसी बाकी और की भी क्या होंगी, रिक्वायरमेंट होंगी। सो मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्प्ड बाय 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, आप में ये देखना है कि ये कौन कौन से 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, इंडिया कौन सी पोजीशंस पे लाई करता है, देखो, या और इनफैक्ट मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिख भी दी है कि इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन आईएमएफ इज चेंज इन दिसंबर 2015, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे पास डॉक्टर सुधीर थे, ठीक है, वो हमारे पास 2015 में, ये जो लेटेस्ट की बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, 5 इयर्स बैक, तो 2015 में डॉक्टर सुधीर जो थे वो आईएमएफ के क्या थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेंज हुए थे, और उनसे पहले डॉक्टर राकेश थे मोहन जो कि इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, यानी कि बिफोर हिम डॉक्टर राकेश मोहन वाज इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जो कि हमारे पास आईएमएफ में जो चेंज हुए थे वो थे हमारे डॉक्टर सुधीर, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अपने अपने डिफरेंट जितने भी सारी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, देखो इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरबी आना, और फिर वो अपने क्या देंगे, उन्हें हेल्प करेंगे, ठीक है, आईएमएफ में अपने डिसीजंस को आप पुट कर पाओगे। देखो मेन बात तो यही होती है, मानना नहीं मानना वो आईएमएफ के एमडी के ऊपर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर है, पर इंडिया ने जितने भी अभी तक अपने पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट्स रखे हैं, और एमडी को उन पॉइंट्स को क्या है, मानना ही पड़ा। अब आपका वर्क ये है, आपको ये बताना है कि अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया का, ठीक है, सो आईएमएफ में इंडिया का कौन है, और आईएमएफ में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, ठीक है, आपके पास वहां पे लिख दिया है मैंने कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स के ब्रैकेट में देखो, वो कंप्लीटली मैंने उस बारे में कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दिया कि स्टार्टिंग में कौन था, ठीक है, क्रिस्टाइन थी जो कि वो एक लेडी थी, ठीक है, एमडी में, यूज्ड टू बी द एफएम ऑफ द फ्रांस, ये यानी कि जो हमारे पास क्रिस्टाइन थी वो फ्रांस की फाइनेंस मिनिस्टर रही थी, ठीक है, फ्रांस की फाइनेंस मिनिस्टर रही थी, बहुत फेमस है पर्सनालिटी क्रिस्टाइन लगार्डी। ये हमारे पास यानी कि स्टार्टिंग में जब आईएमएफ सेट था तो उनके हमारे पास क्या थी, मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये जब हमने किया था 2015 के अराउंड में। अब आपको ये एनालाइज करना है, देखना है कि आज हमारे पास क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको लिख दिया है कि मैंने अब ये जो 2015 का है, क्योंकि 4-5 साल पहले का भी हमें अच्छे से कवर करना होता है। तो फिर उसके बाद जब क्रिस्टाइन लगार्डी हमारी एमडी में फ्रेम हुई थी, फिर उसके बाद दोबारा से, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो लिखा है मैंने फरवरी 2016, ठीक है, फैब 2016 में ये फ्रांस की फाइनेंस मिनिस्टर रही थी, यूज्ड टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस, ठीक है, सबका अलग अलग है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ये श्रीलंका,
बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स, इट मींस डिफरेंट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एवरी कंट्री कैन नॉमिनेट इट्स गवर्नर एंड ऑल्टरनेट गवर्नर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हर कंट्री अपने गवर्नर को, ठीक है, और अपने ऑल्टरनेट गवर्नर को नॉमिनेट कर सकती है। इन इंडिया केस गवर्नर, देखो हमेशा से हमारे यहाँ से ये फिक्स है कि कोई भी जो आईएमएफ का हमारे यहाँ से गवर्नर होगा इज ऑलवेज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, और ऑल्टरनेट गवर्नर होगा इज द आरबीआई, ठीक है। तो इन इंडिया केस में गवर्नर इज ऑलवेज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नर है गवर्नमेंट का क्या, फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे यहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा वही क्या होगा, गवर्नर होगा, ठीक है। एंड ऑल्टरनेट गवर्नर है वो हमारा आरबीआई, यानी कि जो भी हमारे पास है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है, ठीक है। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ या नहीं, अब तक के में कोई डाउट है किसी को? आईएमएफ की कौन कौन सी रिफॉर्म्स थी ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, क्योंकि ये काफी जीके रिमेनिंग बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ तक हमारे पास नेक्स्ट में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आईएमएफ के कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, ठीक है। और नेक्स्ट में हमें क्या कवर करना है, नेक्स्ट में हमें वर्ल्ड बैंक हम फिनिश करेंगे। वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी एंड उसके कौन कौन से एसोसिएट्स हैं, डिफरेंस क्या है आईबीआरडी में एंड वर्ल्ड बैंक में। एंड देन हमें इसी के साथ साथ मैं आपको वर्ल्ड बैंक का टॉपिक भी समझाऊंगी, कि आईबीआरडी तो हमारे पास ब्रिटेन वुड ट्विंस में कवर हो गया, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है हमारे पास 1 2 3, ठीक है ना, 4, यहाँ देखिए 5 पॉइंट्स हैं। और ये हमारे पास जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक के साथ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बताइए अब तक के में और कोई डाउट है आपको? बताइए रिंकू, नेहा, और कोई डाउट तो नहीं है?